बोलिए क्लियर है एक्सपेंस का अकाउंट बनाना? अब मान लीजिए इसी तरह से कोई इनकम है अदर देन सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन अकाउंट तो आपने सीख लिया, लेकिन अगर और अदर कोई इनकम है तो उसका भी अकाउंट बना लीजिए आप। जैसे कोई इंटरेस्ट की इनकम हो गई, रेंट इनकम हो गई, किसी भी प्रकार की इनकम हो सकती है, तो उसके लिए हम बना देंगे इनकम अकाउंट। अब इनकम पर भी वही बात है, मुझे बताइए अगर कोई इनकम आउटस्टैंडिंग चल रही है तो आउटस्टैंडिंग इनकम आपकी असेट है या आपकी लाइबिलिटी है? एसेट है भाई एक्रूड इनकम हो गई ना, पढ़ चुके हो फाइनल अकाउंट्स तो पूरा। एक्रूड इनकम हो गई आपकी, आउटस्टैंडिंग इनकम तो असेट है, तो यहां लिख दूंगा मैं सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर एक बार बता दो कैसे? क्या हो गया? सर ये अक्रूड इनकम कैसे हुई? फाइनल अकाउंट्स पढ़ चुके हो ना, एक्रूड इनकम किधर आती है? सर असेट। तो असेट है तो असेट का ओपनिंग बैलेंस किस तरफ लिखूंगा? और सर आउटस्टैंडिंग इनकम अक्रूड इनकम कैसे? एक ही तो होती है आउटस्टैंडिंग इनकम और एक्रूड इनकम। सर। हाँ जी। सर जैसे करंट ईयर से रिलेटेड हुई तो ये अपने एक्रूड इनकम हाँ हुई ना, मतलब अपने लिए। भाई करंट ईयर की बात करेंगे अपन यहाँ पे सारी, कि करंट ईयर में अगर कोई आउटस्टैंडिंग, अब करंट ईयर का एक ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस हो सकता है, एक क्लोजिंग हो सकता है, समझ रहे हो? करंट ईयर में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ कि हमारी ये इनकम पिछले साल ड्यू हो गई थी बट अभी तक आपको मिली, उसी को तो आप अपनी पर एसेट बोलोगे। हाँ हो जी। गई पर रिसीव नहीं हुई। हाँ, ओके सर। एक्रूड या आउटस्टैंडिंग कुछ भी टर्म यूज कर सकते हैं। एट बिगिनिंग, मतलब आपके पास क्या सबसे बड़ी दिक्कत सिर्फ यही, आपके एसेट और लाइबिलिटी के बैलेंसेस की जो कैलकुलेशन है ना, ये अभी तक क्लियर नहीं है। जब तक ये दिमाग में नहीं बैठेगी ना कौन सी चीज हमारी एसेट है कौन सी हमारी लाइबिलिटी, तब तक अकाउंटिंग में दिक्कत आती है। और जिस दिन ये समझ आ गया ना, न केवल ये चैप्टर बल्कि आपको पूरी अकाउंट समझ आ गई, आप कोई भी अकाउंट बना सकते हैं अगर आपको ये पता लग जाए कि भाई इसका नेचर क्या है। क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। आउटस्टैंडिंग एट द एंड। अब वही चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, सुनना ध्यान से, कोई इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो गई है। अब रिसीव्ड इन एडवांस की भी दो बातें हो सकती हैं, एक हमें प्रीवियस ईयर में एडवांस मिल गया था, यानी करंट ईयर के बिगिनिंग में कोई एडवांस चल रहा है, और एक करंट ईयर के एंड में कोई एडवांस चल रहा है। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि एडवांस में अगर कोई इनकम मिल गई तो वो आपकी लाइबिलिटी या असेट? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी है। अब सोच के देखो, अगर करंट ईयर में एडवांस मिल रहा है तो वो क्लोजिंग बैलेंस बना, और अगर प्रीवियस ईयर में एडवांस मिल गया था तो वो ओपनिंग बैलेंस बनेगा। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आ गया एडवांस एट द बिगिनिंग, और टू बैलेंस कैरिड डाउन। एडवांस एट द एंड।
बस अब मुझे बताइए, इनकम रिसीव हुई है उसकी क्या एंट्री डालोगे? इनकम रिसीव्ड ड्यूरिंग द सर ईयर, कैश टू इनकम तो ये आ जाएगा बाय बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो अब ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर आपके पास आ जाएगा, वो इनकम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर होगी आपकी। टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर ये इनकम एक्सपेंडिचर में कौन सी वाली जाएगी? कौन सी वाली जाएगी मतलब करंट ईयर की जो होगी, जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है अब। जो रिसीव हुई वो तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में आएगी, हाँ, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करंट ईयर से रिलेटेड चाहे मिली हो चाहे नहीं मिली हो। इतना कंफ्यूजन क्यों आता है? देखो मुझे इसी बताओ, दो ही चीजें आपने पढ़ी है, रिसिट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ऊपर नोट्स पढ़ो, मैंने लिखवाया है रिसिट एंड पेमेंट में तो जितना कैश मिला वो आएगा, चाहे फिर वो किसी भी ईयर से रिलेटेड हो। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कोई भी इनकम और कोई भी एक्सपेंस केवल और केवल करंट ईयर की आती है। आप देखो ऊपर लिखा हुआ होगा, आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर की जहां थ्योरी लिखी थी, तो बार बार इन चीजों पर आओगे ना तो क्या होता है, पूरा लिंक खत्म हो जाएगा आपका, चैप्टर गड़बड़ कर दोगे सारा। ये चीजें ध्यान रखो, रिसिट एंड पेमेंट कैश बेसिस पर बन रहा है किसी भी ईयर का, बस अगर कैश आज मिला है तो वो इस अकाउंट में आता था। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मुझे कैश से कोई मतलब नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये बोलता है अगर करंट ईयर से रिलेटेड कोई भी इनकम है, अब फिर वो आपको मिली हो या नहीं मिली हो, या अगर करंट ईयर से रिलेटेड कोई खर्चा है फिर आपने पे किया हो या नहीं किया हो, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो होता है। आप ऐसे याद रखो ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जस्ट लाइक पी एंड एल अकाउंट होता है आपका। तो पी एंड एल को आप एक्रूअल बेसिस पर बनाते हो, करंट ईयर का बनता है हमेशा। बस चूंकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो ये पी एंड एल अकाउंट के बजाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता है बस। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट आइटम नंबर 9। consumption of various items by NPO। इसमें लिखो whenever some items whenever some items are given along with stock, comma, then we must compute consumption, then we must compute consumption in respect of such item।
स्टेशनरी, स्पोर्ट्स आइटम्स। देखिए क्या होता है एनपीओ में, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिनके लिए स्टॉक अकाउंटिंग मेंटेन होती है। स्टॉक अकाउंटिंग के मेंटेन करने का मतलब है कि आपने अपने यहां पर एक स्टॉक रजिस्टर मेंटेन कर रखा है, और जब भी वो आइटम आपके पास आएगा या वो आपके पास से जाएगा तो आपने उसके लिए एक स्टॉक अकाउंटिंग फॉलो कर रखी होगी। तो अगर एनपीओ ने किसी भी आइटम के रेस्पेक्ट में स्टॉक अकाउंटिंग मेंटेन कर रखी है, और स्टॉक अकाउंटिंग का पता लगेगा, आपको उस पर्टिकुलर आइटम के रेस्पेक्ट में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का डेटा दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल वो बोलेगा कि हमारे पास स्टेशनरी का इतना ओपनिंग स्टॉक था, इतना क्लोजिंग स्टॉक था, हमारे पास मेडिसिन का इतना ओपनिंग स्टॉक था, इतना क्लोजिंग स्टॉक था, हमारे पास क्लब में कुछ स्पोर्ट्स आइटम्स हमने खरीदे थे, हमारे पास उनका ओपनिंग बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस था। जब भी स्टॉक की इंफॉर्मेशन दिख जाए तो हमेशा अपने माइंड में स्ट्राइक करवा लेना कि मुझे इसका कंजम्पशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि कंजम्पशन विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो लिखें आगे, तो मुझे इनका कंजम्पशन कैलकुलेट करना होगा। फिर सेकंड पॉइंट लिखें, consumption of such items will be shown directly. Consumption of such items will be shown directly in income and expenditure account. कंजम्पशन निकालो और कंजम्पशन को आप अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाओगे। अकाउंट बना लीजिए, फिर हम क्वेश्चन से कल समझ लेंगे इसके। स्टॉक अकाउंट। अब मुझे सिंपली बात बताइए, स्टॉक मेरी असेट होता है या मेरी लाइबिलिटी होता है? असेट। तो असेट का ओपनिंग और क्लोजिंग लिख सकते हो। यस सर, टू सेट। चीज को केवल असेट और लाइबिलिटी के रेस्पेक्ट में बता रहा हूं, और उसी से आपके सारे अकाउंट बनते हैं। तो सबसे पहले अगर मुझे ओपनिंग स्टॉक दे रखा है तो वो स्टॉक अकाउंट में आ गया। टू बैलेंस बीडी, तो ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। और क्लोजिंग बैलेंस किधर आ जाएगा? बाय क्रेडिट। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये आपके पास क्लोजिंग। कोई दिक्कत यहां तक? अब मैं बहुत सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ स्टॉक परचेज किया था, यानी स्टेशनरी खरीदी थी, तो स्टॉक आपके पास आया होगा, आपको कंजम्पशन निकालना है। वैसे आपको बचपन से पता है, अगर मैं अकाउंट नहीं बनाऊं ना तो भी आप कंजम्पशन एक फॉर्मूले से निकाल सकते हो। कैसे निकालते थे, याद है आपको? कंजम्पशन ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कंजम्पशन। क्या याद है आपको? कंजम्पशन आप ऐसे ही निकालते थे, कंजम्पशन बोलूं या सीओजीएस बोलते थे आप बचपन में। अभी मैं बात कर रहा हूं कि किसी पर्टिकुलर आइटम का मैंने कंजम्पशन निकाला, तो लीजिए मैंने यहां लिख दिया टू परचेजेस। अब देखिए एक सिंपल सी बात हो गई, मेरे पास इतने का ओपनिंग था, इतना मैंने नया खरीदा, और उसमें से अभी भी मेरे पास इतना बचा रह गया, तो क्या कंजम्पशन निकल जाएगा? कंज्यूम्ड। ये लीजिए, ये आ गया मेरे पास बाय कंजम्पशन।
ये जो मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पॉइंट बनेगा। बताओ, स्टॉक अकाउंट समझ में आया? सर हाँ जी बोलो। सर इसका मतलब ये जो बाय कंजम्पशन वाला है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, जो कंजम्पशन हुआ वो मेरा खर्चा हो गया, तो वो मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। हाँ बोलो, क्लियर है क्या ये बिल्कुल? एक बार स्क्रॉल अप करना। हाँ जी, ये लो। सर आप रिकॉर्डिंग भेज देना। हाँ ओके चलिए, इसको मैं कल विद एग्जांपल करवाऊंगा, क्योंकि अभी पूरा होगा भी नहीं वो, तो कल हम इसको विद एग्जांपल कंजम्पशन को समझेंगे, और कल हमारे ये सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाएंगे। सर इसके चैप्टर खत्म? हाँ बस उसका तो क्वेश्चंस करने हैं बस अब आपको, ठीक है सर। क्योंकि बस इन्हीं की कैलकुलेशंस के आएंगे सारे क्वेश्चन जितने भी आप करोगे, देखना। क्योंकि सर